चलिए आज शुरू करने जा रहे हैं हम लोग मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। देखिए मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स जो है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के अंदर का एक टॉपिक है। ठीक है, इसी को हम लोग इलास्टिसिटी कहते हैं। मतलब बेसिकली इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं, इलास्टिसिटी। इसमें बात करेंगे इलास्टिसिटी क्या होता है, लेकिन बाकी दो और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज है उसकी भी बात कर लें। ठीक है, कि फ्लूइड से रिलेटेड मैकेनिकल प्रॉपर्टी है, जैसे विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन है। सो दीज आर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। और ये मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स में हम लोग पढ़ेंगे क्या, इलास्टिसिटी। ठीक, तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स के अंदर पहला टर्म जो हम लोग सीखना चाहते हैं वो है, व्हाट डू यू मीन बाय इलास्टिसिटी। कोई भी बॉडी को आप स्ट्रेच करते हैं, कोई चीज को आप खींचते हैं, तो उसके पास टेंडेंसी रहता है वापस अपना शेप रीगेन करने का। जैसे मान लीजिए ये रबर है ना, और अच्छा रबर लेते हैं कि ये रबर है ना, इसको स्ट्रेच करते हैं, वापस अपना शेप रीगेन करने की कोशिश करता है। बलून को फुलाते हैं, वो वापस अपना शेप रीगेन करने की कोशिश करता है। अब किसी में वो टेंडेंसी अधिक हो सकता है, किसी में वो टेंडेंसी कम हो सकता है। तो कहेंगे कि एक के पास बहुत इलास्टिसिटी है, जिसमें ये टेंडेंसी हो कि बहुत ज्यादा शेप को वापस रीगेन करने की कोशिश करे, उसको कहेंगे कि बहुत ज्यादा इलास्टिसिटी है। और जिसमें बहुत कम शेप को रीगेन करने की टेंडेंसी हो, उसको कहेंगे कि उसमें बहुत कम इलास्टिसिटी है। और दूसरा एक्सट्रीम जो बन जाता है उसका नाम होता है प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी ये दूसरा, इसका ऑपोजिट प्रॉपर्टी, जिसमें शेप को रीगेन करने की कोई एबिलिटी नहीं हो या रीगेन करने की कोई टेंडेंसी नहीं हो, उस प्रॉपर्टी को कहते हैं प्लास्टिसिटी। तो जो बॉडी इलास्टिसिटी शो करेगा उस बॉडी को हम लोग क्या बोलेंगे, बोलो, इलास्टिक बॉडी। और जो बॉडी प्लास्टिसिटी शो करेगा उसको हम क्या बोलेंगे, प्लास्टिक बॉडी। तो यहां पे लिख लेते हैं, इलास्टिसिटी क्या है, इलास्टिसिटी इज टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू रीगेन द शेप, टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी to regain the deformed shape। डिफॉर्म्ड शेप को रीगेन करने का जो टेंडेंसी होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बोलो, उसी को हम लोग इलास्टिसिटी बोलते हैं। और नहीं गेन करने का जो टेंडेंसी होता है उसको हम लोग प्लास्टिसिटी कहते हैं। अब इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट टर्म्स होता है कुछ कुछ। जैसे पहला टर्म होता है डिफॉर्मिंग फोर्स। डिफॉर्मिंग फोर्स, डिफॉर्मिंग फोर्स क्या है, जैसे अभी मैंने रबर लिया था, रबर से रबर को स्ट्रेच किया, जब स्ट्रेच किया तो जो फोर्स मैंने लगाया उसी फोर्स की वजह से वो बॉडी डिफॉर्म हुआ। तो जिस फोर्स की वजह से वो बॉडी, कोई भी बॉडी डिफॉर्म होता है उसी को क्या बोलते हैं, डिफॉर्मिंग फोर्स। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी टर्म है कि नहीं। तो ये डिफॉर्मिंग फोर्स एक टर्म हो गया। दूसरा एक और टर्म होता है रीस्टोरिंग फोर्स। रीस्टोरिंग फोर्स, रीस्टोरिंग फोर्स क्या है, तो जो डिफॉर्मिंग फोर्स हमने लगाया उस डिफॉर्मिंग फोर्स की वजह से वो बह जाता है क्या, ऐसा तो हुआ नहीं कि अच्छा जैसे ले जाना है ले चलो, नहीं, वो अपने आप को डिफॉर्म होने से रोकने की कोशिश करता है। स्प्रिंग को खींचते हैं, हम जो फोर्स लगा रहे हैं वो डिफॉर्मिंग फोर्स है, लेकिन आपको भी एक फोर्स एक्सपीरियंस होगा जो स्प्रिंग आपके अपोजिट में लगा रहा होगा। वो जो फोर्स है वो उस स्प्रिंग के शेप को या उस बॉडी के शेप को वापस रीगेन करने की कोशिश करता है, यानी कि उसको रीस्टोर करने की कोशिश करता है। वो जो फोर्स है वो है रीस्टोरिंग फोर्स। तो ऑब्वियसली डिफॉर्मिंग फोर्स और रीस्टोरिंग फोर्स, शुरू में आप ज्यादा डिफॉर्मिंग फोर्स लगाइएगा, रीस्टोरिंग फोर्स शायद शुरू में कम हो, लेकिन एट इक्विलिब्रियम डिफॉर्मिंग फोर्स को अगर एफडी से डिनोट करें और रीस्टोरिंग फोर्स को एफआर से डिनोट करें, तो एफडी और एफआर क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। मैग्नीट्यूड वाइज, डायरेक्शन वाइज अपोजिट होगा तो वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो एक माइनस लगा देंगे, वो अलग कहानी है। लेकिन एट इक्विलिब्रियम डिफॉर्मिंग फोर्स एंड रीस्टोरिंग फोर्स मस्ट बी इक्वल एंड ऑपोजिट।
चलिए, तो ये दो टर्म हो गए इंपॉर्टेंट टर्म। उसके अलावा इलास्टिसिटी क्या होता है, इलास्टिक बॉडी क्या होता है, प्लास्टिसिटी क्या होता है, प्लास्टिक बॉडी क्या होता है। प्लास्टिक बॉडी के एग्जाम्पल को देख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल तो हमने देखा है ना, कोई भी मेटल है ना, जैसे स्टील है, स्टील हाईली इलास्टिक होता है, लेकिन ये हम एक्सपीरियंस नहीं करते हैं। स्टील की इलास्टिसिटी को हम लोग एक्सपीरियंस नहीं कर पाते, क्योंकि स्टील को हम लोग डिफॉर्म ही नहीं कर पाते। समझ रहे हैं? आप हाथ से पकड़ के थोड़ी स्टील को खींच लीजिएगा और डिफॉर्म कर दीजिएगा, रबर थोड़ी है। तो डिफॉर्मेशन जो है वो बहुत हाई फोर्स लगा के मशीन के द्वारा उसमें जब डिफॉर्मेशन लगाया जाता है, डिफॉर्म किया जाता है, तो हम देखते हैं कि वो काफी इलास्टिक है और वो वापस अपने शेप को रिगेन करने की पूरी कोशिश करता है। तो एक हाईली इलास्टिक बॉडी का नाम है क्या चीज, स्टील। उसके अलावा फॉस्फर ब्रोंज, फॉस्फर ब्रोंज या फिर क्वार्ट्ज, ये जो बॉडीज है ना, फॉस्फर ब्रोंज हुआ, क्वार्ट्ज हुआ, ये जो है ये हाईली इलास्टिक बॉडी आता है। प्लास्टिक बॉडी, मड, मड देखा आपने है ना, या फिर गुथा हुआ आटा है ना, आटा ऐसे आटा लिख देते हैं, गुथा हुआ आटा, ठीक है भाई, है कि नहीं। गुथा हुआ आटा है, उसमें थोड़ा बहुत इलास्टिसिटी होता है, आप देखिएगा उसको पुश करिएगा हल्का सा ऊपर आता है ना, लेकिन उंगली का पूरा छाप बन जाता है। मतलब शेप रीगेन करने का थोड़ा बहुत टेंडेंसी है, लेकिन पूरा टेंडेंसी नहीं है। वो वापस आने की कोशिश थोड़ा बहुत करता है, लेकिन बहुत ज्यादा उसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाता है ना। मड रहता है, मड ले लीजिए, या फिर वो सॉइल को आप ये कर दीजिए, भिंगा दीजिए, तो जो बनता है उसको उस पर आप प्रेस करिएगा, वो जैसे प्रेस करिएगा वैसे ही रह जाता है ना। तो ये सब प्लास्टिक बॉडीज का एग्जाम्पल होगा। ये हो गया कुछ रिलेटेड टर्म्स, कुछ टर्म्स रिलेटेड विद इलास्टिसिटी एंड प्लास्टिसिटी। इसको पहले कॉपी करिए, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, परफेक्टली प्लास्टिक बॉडीज के एग्जाम्पल कुछ देख लेते हैं। परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी कौन कौन से हो सकते हैं, जो बहुत मतलब कि बिल्कुल भी टेंडेंसी नहीं रखते शेप रीगेन करने का। वो है पुट्टी। पुट्टी आपने देखा, पुट्टी करवाते हैं ना, चिकना कराते हैं दीवार को, तो उसको अगर आप पुश करिएगा तो देखिएगा जैसा शेप आप बना दीजिए वैसा ही शेप में रह जाता है। उसमें बहुत छोटा, बहुत कम टेंडेंसी होता है टू रीगेन द शेप। या फिर पैराफिन वैक्स, पैराफिन वैक्स, ये जो है ये टेंडिंग टू परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी होता है। एक्चुअल लाइफ में कोई ऐसा बॉडी नहीं है जो परफेक्टली इलास्टिक हो या परफेक्टली प्लास्टिक। हाईली इलास्टिक, हाईली प्लास्टिक बोल सकते हैं, परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी रियल लाइफ में नहीं दिखता है। ठीक है, इतना हम लोगों ने समझ लिया। अब नेक्स्ट हम लोग आ रहे हैं, ये देखेंगे कि इसका एक्सप्लेनेशन क्या है। व्हाट इज द एक्सप्लेनेशन फॉर इलास्टिक बिहेवियर, है ना। तो नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे एक्सप्लेनेशन फॉर, या एटॉमिक एक्सप्लेनेशन ऑफ, या मॉलिक्यूलर एक्सप्लेनेशन ऑफ इलास्टिसिटी, है ना। इलास्टिसिटी होने का, इलास्टिक बिहेवियर शो करने का मॉलिक्यूलर एक्सप्लेनेशन क्या है ना। तो देखिएगा होता क्या है, आपने ऐसा ग्राफ देखा होगा पहले, ये देखा एटॉमिक स्ट्रक्चर में, केमिस्ट्री में कहीं, ये जो चीज है ना, ये R0, ये U वर्सेस यानी पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस R का ग्राफ है। इसी का कॉरेस्पॉन्डिंग F वर्सेस R का भी ग्राफ हम लोग यहां ड्रॉ कर सकते हैं। दिख रहा है क्या है? नहीं आ रहा? अब ठीक है, थोड़ा कम कर दिए ताकि वो दिखे ठीक से। अब देखिए ये U वर्सेस R और ये F वर्सेस R का ग्राफ है। अब इसको समझने की कोशिश करेंगे। ये जो है किसी भी दो एटम के बीच में अगर बॉन्डिंग हुआ है तो उनके बीच के पोटेंशियल एनर्जी को बताता है। बहुत दूर अगर दो एटम है तो कोई इंटरेक्शन नहीं है, तो कोई पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएट नहीं होगा,
तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, आर जब दूरी जीरो है तो। जब हम उसको नजदीक लाते हैं तो क्या होता है, वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसमें एक्ट करना शुरू करता है और उसकी वजह से उसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, नेगेटिव होता है, नेगेटिव होता चला जाता है, नेगेटिव होता चला जाता है और एक ऐसा जगह आता है जहां पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो जाता है। अच्छा, जो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी का लोकेशन है हम लोग पढ़े हैं कि उसी को स्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं कि नहीं, और वहां पे आके उस पे नेट फोर्स क्या हो जाएगा बोलो, जीरो। आप देख रहे हैं यहाँ का स्लोप जीरो है तो यहाँ पे इसका कॉरेस्पॉन्डिंग फोर्स हम जीरो दिखा रहे हैं कि नहीं, और उससे पहले का फोर्स नेगेटिव है, इसका मतलब अट्रैक्टिव फोर्स को दिखा रहा है। ये वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को दिखा रहा है, ये अट्रैक्टिव फोर्स है। और वो आप यहां से समझ भी सकते हैं कि इधर वाले जो पोर्शन का अगर आप स्लोप निकालेंगे तो बताइए स्लोप du by dr क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, आएगा कि नहीं बोलो, du by dr इज पॉजिटिव, लेकिन फोर्स जो होता है आपको याद है माइनस du by dr है, तो अगर du by dr इज पॉजिटिव तो फोर्स इज नेगेटिव, तो अट्रैक्टिव फोर्स हुआ है ना। लेकिन इसके बाद अगर आप ध्यान से देखें तो u वर्सेस r का जो स्लोप है, u वर्सेस r के ग्राफ का जो स्लोप है वो स्लोप कैसा है, नेगेटिव, तो माइनस du by dr होगा फोर्स, तो फोर्स होगा पॉजिटिव, यानी कि ये फोर्स क्या होगा बोलो, रिपल्सिव फोर्स। मतलब एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के बाद, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे तो स्टेबल इक्विलिब्रियम हुआ, नेट फोर्स जीरो हुआ, उसके बाद अगर वो जाने की कोशिश करेगा तो फिर अट्रैक्शन की जगह क्या होगा बोलो, रिपल्शन शुरू हो जाएगा, समझ रहे हैं। इसीलिए यही बॉन्ड लेंथ बनता है, आर नॉट ही क्या होता है बोलो, बॉन्ड लेंथ बन जाता है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप सोचिए कि अगर हम जबरदस्ती इसको खींचें, हम फोर्स लगाएं, ठीक है, अभी इस पे नेट फोर्स जीरो है, तो इसको कंपेयर कर सकते हैं एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम से। दो जो बॉन्ड होता है ना, बॉन्ड को आप हमेशा एक स्प्रिंग जैसे कनेक्टेड बॉडी को की तरह ज्यूम कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, यहां पे देखिए आप स्टेबल इक्विलिब्रियम है, और स्प्रिंग से कनेक्टेड दो बॉडीज भी नेचुरल लेंथ पे कैसा होता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है, यानी कि इसके अबाउट ये ऑसिलेट कर सकता है। यहाँ पे तो अभी रुका हुआ है, नेट फोर्स जीरो है, नेचुरल लेंथ है, नेट फोर्स जीरो। उसी तरह से जब बॉन्डेड होता है ना, मान लो H2 ही है, दो हाइड्रोजन एटम बॉन्डेड है, तो जब वो एग्जैक्टली आर नॉट डिस्टेंस यानी बॉन्ड लेंथ के बराबर दूरी पे होगा तो उस पे भी नेट फोर्स जीरो होगा। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, बाहर से H2 को तो नहीं स्ट्रेच कर सकते ना, तो अगर हम सॉलिड की इलास्टिसिटी की बात कर रहे हैं तो हम लोग मेटालिक बॉन्डिंग की बात कर सकते हैं, समझ रहे हैं। मेटालिक बॉन्डिंग होगा, वहां पे मेटालिक क्रिस्टल बना हुआ होगा, जैसे एल्यूमिनियम हो सकता है, आयरन हो सकता है, कोई भी इस तरह से मेटालिक बॉन्डेड होंगे। तो आयरन का अपना लोकेशन है, आयरन का जो एक एटम है उसका अपना एक लोकेशन है, दूसरा आयरन उसके बगल में, तीसरा आयरन उसके बगल में, चौथा आयरन उसके बगल में, पांचवा ऊपर, छठा नीचे। इस तरह से बहुत सारे आयरन एटम एक दूसरे से क्या होगा, अरेंज्ड होगा एक दूसरे के साथ। अब जब हम उसको खींचते हैं तो क्या होता है, जब हम खींचते हैं तो बहता नहीं, वो रेजिस्ट करता है। क्यों रेजिस्ट करता है, इसी की वजह से। जब हम उसको खींचते हैं ना तो हमने उसके एनर्जी को बढ़ा दिया, हम उसको खींचते हैं, उसका एवरेज डिस्टेंस बढ़ जाता है। अब एवरेज डिस्टेंस जब वो बढ़ेगा तो क्या होगा, मान लो R0 था वो R1 पे आ जाएगा, और खींचेंगे R2 पे आ जाएगा, और खींचेंगे R3 पे आएगा, इस तरह से बढ़ता जाएगा। तो मान लो वो R1 पे आ गया तो क्या ये उसका इक्विलिब्रियम पोजीशन है, नहीं, तो वो क्या टेंडेंसी रखेगा कि वो वापस अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन पे जाए, तो इसके दौरान वो SHM करने लगे और डैम्पिंग होगा तो फिर वो इक्विलिब्रियम पर आके रुक जाए। वही चीज वहां भी हो रहा है, जब आप खींचते हैं तो आप उसको एनर्जी प्रोवाइड कर दी, उसका पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गया, वो हाइयर किसी इस पॉइंट पे आके रुका। लेकिन यहाँ पे वो रुक सकता है क्या, यहाँ पे रुकना तो संभव है नहीं। तो जब जैसे ही हम एज लॉन्ग एज डिफॉर्मिंग फोर्स इज देयर, तब तक तो उतना लंबा बना हुआ रहेगा, है ना। आप इसी को देखिए, जब तक डिफॉर्मिंग फोर्स है तब तक लंबा बना हुआ है, जैसे ही छोड़े वापस चला गया, है ना। और इसके दौरान देखिए आप SHM करता है, डैम्पिंग होता है, इसलिए वो पता नहीं चल रहा है, लेकिन आप देखेंगे तो थोड़ा बहुत वो ऑसिलेशन करने की कोशिश जरूर करता है ना। तो वो अंदर भी जाता होगा, बाहर भी निकलता होगा, लेकिन वो इतना तेज डैम्पिंग होता है कि वो आराम से इक्विलिब्रियम पे फिर वापस आ जाता है, और एज अ रिजल्ट वो अपना शेप रीगेन कर लेता है, ठीक है। लेकिन 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 इसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन वाला होने का भी चांसेस बनता है कि नहीं, उसका इक्विलिब्रियम पोजीशन ही शिफ्ट हो जाएगा।
अगर हम लोग इतना ज्यादा खींच दें कि उसका इक्विलिब्रियम पोजीशन ही शिफ्ट कर जाए तो उसमें क्या हो जाएगा, परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाएगा। तो इलोंगेशन हुआ क्यों, समझ में आया? क्योंकि एटॉमिक लेवल पे हर एटम के बीच का एवरेज सेपरेशन बढ़ गया और एज अ रिजल्ट पूरा बॉडी इलोंगेट हो गया। और फिर वापस रीगेन करने का टेंडेंसी क्यों आया? क्योंकि वो स्टेबल इक्विलिब्रियम पे नहीं होके कुछ हायर एनर्जी स्टेट पे है, तो वो अपना एनर्जी को लो करने के लिए वापस अपने डिस्टेंस को मिनिमम करने की कोशिश करता है और फिर यहाँ पर आने की कोशिश करता है। इसी की वजह से उसमें इलास्टिसिटी होता है। तो यहाँ पे बस हम लोग यही एक्सप्लेन करना चाहते हैं कि मॉलिक्यूलर लेवल पे किसी बॉडी के पास इलास्टिसिटी होने का कारण क्या है, ये हमने एक्सप्लेन कर दिया। कई बार इसी को एक्सप्लेन किया जाता है इस तरह से भी, है ना, इस तरह से मॉडल बनाया जाता है, स्प्रिंग ब्लॉक मॉडल बनाया जाता है। देखिए ये इस तरह से स्प्रिंग ब्लॉक मॉडल बनाया जाता है। ऐसा माना जाता है। क्रिस्टल में मान लो कि इसी तरह से एटम्स अरेंज्ड बीच बीच में इस तरह से, ठीक है, इस तरह से अरेंज्ड, ठीक है। अब उसको खींचते हैं तो क्या होगा, हर स्प्रिंग वापस अपना शेप को रीगेन करने की कोशिश करेगा। तो इससे भी एक्सप्लेन किया जाता है कहानी से, क्योंकि हमने इसको डायरेक्टली इससे कंपेयर कर लिया, तो आप इमेजिन खुद से कर सकते हैं कि जो यहां हो रहा है वही चीज यहां भी हो रहा है। क्लियर है ये चीज? इसको जल्दी से कॉपी करिए फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए भाई अब आगे बढ़ते हैं। अब इलास्टिसिटी में जो मेन चीजें पढ़नी है, ये तो इलास्टिसिटी के बेसिक एक्सप्लेनेशन को हमने देखा। अब जो मेन चीजें पढ़नी है उस पर हम लोग एक नजर डालते हैं। पहला पॉइंट ये है कि भाई इलास्टिसिटी को हम लोग एक्सप्लेन तो कर चुके, लेकिन अब इसके बेसिस पे हमको बताना है कि इसके अंदर जो नई नई चीजें डेवलप होती वो क्या है। जैसे बॉडी में इलोंगेशन हुआ, अगर हम पुश करते तो कॉम्प्रेशन भी हो सकता था, है ना। तो ये सब चीज को क्वांटिटेटिवली अब हम लोग रिलेट करने की कोशिश करेंगे। अभी तक क्वालिटेटिव पढ़ रहे थे, देख रहे थे कि हाँ उसमें क्या हो रहा है, किस तरह से इलोंगेशन हो रहा है, एटम्स का क्या सिचुएशन है। अब हम लोग कुछ चीजों को डिफाइन करेंगे और क्वांटिटेटिवली इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो सब पहला टर्म जो हम लोग डिफाइन करते हैं वो है स्ट्रेस, है ना। तो क्योंकि हम उसमें डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हैं, तो डिफॉर्मिंग फोर्स की वजह से उसके अंदर क्या आता है, एक रीस्टोरिंग फोर्स आता है। तो वही रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, इसी को क्या बोलते हैं बोलो, दिस इज कॉल्ड स्ट्रेस। एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए ये है एक मेटालिक रॉड है, इसको हम लोग खींचते हैं F फोर्स से, ठीक है। इसको हमने क्या किया, खींचा। तो जब हमने इसको खींचा तो आपको ये अंदाजा होगा कि इसमें थोड़ा सा इलोंगेशन होगा। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट इलोंगेशन एरिया थोड़ा कम तो हो ही जाएगा भाई, हल्का फुल्का कम। अब ये बह नहीं रहा है, इसका मतलब इसमें रिस्टोरिंग फोर्स लग रहा है, और वो रिस्टोरिंग फोर्स और डिफॉर्मिंग फोर्स एट इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा बोलो, इक्वल। तो यही फोर्स और ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, जिस एरिया पे ये लग रहा है, ये फोर्स अपॉन एरिया, यही स्ट्रेस है। यही क्या बोलो, स्ट्रेस। दिस इज कॉल्ड स्ट्रेस, ठीक है। तो ये रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस। अब ये टाइप्स ऑफ स्ट्रेस पे आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट चीज आते हैं टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। टाइप्स ऑफ स्ट्रेस में पहला नॉर्मल स्ट्रेस, या इसी को लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस भी कहते हैं। ये दो अलग अलग कारणों से नाम है। जैसे अभी तो एग्जांपल ये ना, ये इसी का एग्जांपल था, इसी का एग्जांपल। नॉर्मल स्ट्रेस क्यों कहते हैं, देखिए एरिया है, उस एरिया के परपेंडिकुलरली फोर्स लग रहा है, नॉर्मली लग रहा है, इसलिए नॉर्मल स्ट्रेस कहते हैं। और लेंथ है, लेंथ के अलोंग लग रहा है, इसलिए लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस कहते हैं। नाम सबसे समझ में आ गया, क्लियर आ गया कि क्या है। ये खुद दो तरह का हो सकता है।
इसलिए बुक्स में आप देखिएगा 4 टाइप का स्ट्रेस बताया जाता है, हम आपको 3 ही टाइप का स्ट्रेस पढ़ाएंगे। नॉर्मल स्ट्रेस के अंदर 2 टाइप पढ़ाएंगे। इस नॉर्मल स्ट्रेस या लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस में 2 टाइप हो सकता है, एक है टेंसाइल और दूसरा कॉम्प्रेसिव। अब मैंने क्या डेफिनेशन बताया नॉर्मल स्ट्रेस का, एरिया के परपेंडिकुलर लगे या लेंथ के अलोंग लगे, उसी को नॉर्मल स्ट्रेस या लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस कहेंगे। दोनों एक ही बात। अब ये जो स्ट्रेस है ना, ये जो फोर्स है वो 2 तरह से लग सकता है, या तो ऐसे लगे आप देखो, या फिर ऐसे लगे। ये दिख रहा है, ये हम लोग का डिफॉर्मिंग फोर्स, दिस इज डिफॉर्मिंग फोर्स। तो डिफॉर्मिंग फोर्स इस तरह से हो कि वो कंप्रेस करे, लेंथ को रिड्यूस करने की कोशिश करे, तो उस वहां जो स्ट्रेस डेवलप हो रहा है उसको हम लोग कंप्रेसिव स्ट्रेस बोलेंगे। और हम लोग का जो डिफॉर्मिंग फोर्स हो इस तरह से हो कि वो लेंथ को इंक्रीज करने की कोशिश करे, तो उसमें टेंशन डेवलप होगा, इसलिए वहां पे जो स्ट्रेस आएगा वो टेंसाइल स्ट्रेस के नाम से जाना जाएगा। अब देखिए यहां पे एक चीज और ध्यान देने की जरूरत है कि अगर आप यहां पे फोर्स देखेंगे, यहां इसको समझने की कोशिश करेंगे, ये अगर फोर्स इधर लगा रहे हैं, रीस्टोरिंग फोर्स इधर लग रहा है, तो ऐसा नहीं कि ये क्रॉस सेक्शन फ्री है, यहां पे हमने फिक्स करके रखा है, तो ये क्रॉस सेक्शन भी इसको ऐसे खींच रहा हो। दोनों इक्विवेलेंट है, आप ऐसे लगाइए या ऐसे कहिए, एक ही बात है। आप फोर्स को दोनों तरफ से आप फोर्स लगाइए, और नहीं तो एक तरफ बांध दीजिए और एक ही तरफ से फोर्स लगाइए, दोनों इक्विवेलेंट बात है। या तो आप ये करें कि एक तरफ आप खड़े हो जाए, दूसरी तरफ अपने फ्रेंड को खड़े कर दें, और उसके बाद बोले कि भाई साहब थोड़ा खींचो, हम इधर खींचते हैं, एक ही बात। नहीं तो उधर फ्रेंड नहीं है तो क्या करिएगा, दीवार में बांध दीजिएगा और आप खुद खींचिएगा, तो दीवार आपकी जगह वो फोर्स लगा रहा होगा जो आपके फ्रेंड लगाता। समझ रहे हैं? तो ये सिचुएशन और ये सिचुएशन में कोई डिफरेंस नहीं है। यहां तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो नॉर्मल स्ट्रेस हो गया, क्यों कहे नॉर्मल, क्लियर है। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस हो गया, और इसका 2 टाइप हो गया, क्योंकि वो नॉर्मल स्ट्रेस जो है उसमें जो डिफॉर्मिंग फोर्स है वो दोनों तरह से लगाया जा सकता है। खींचता हुआ लगाएंगे टेंसाइल, और धक्का देता हुआ लगाएंगे, कंप्रेस करता हुआ लगाएंगे तो कंप्रेसिव। ठीक है, ये एक पहला टाइप ऑफ स्ट्रेस हो गया। दूसरा टाइप का स्ट्रेस क्या होता है उसको समझने की कोशिश करते हैं। सेकेंड टाइप ऑफ स्ट्रेस जो है वो है शियर स्ट्रेस। शियर स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस क्या होता है समझिए। मान लीजिए कि हमारे पास एक बॉडी है इस तरह से, ये हमारे पास एक इस तरह का बॉडी है, और हमने ऐसे फोर्स लगाया। ठीक है भाई, एक बॉडी है जिसपे हमने एफ इस तरह से फोर्स लगाया, तो उसमें जो डिफॉर्मेशन आएगा ना, आप देख रहे हैं कैसे लग रहा है, वो एरिया के अलोंग लग रहा है, एरिया के परपेंडिकुलर नहीं लग रहा। एरिया के परपेंडिकुलर लगता तो ऊपर लगता ना भाई, या नीचे लगता, ये साइडवेज लग रहा है ऐसे, ये है इसके ऊपर ऐसे स्लाइड करता हुआ लग रहा है, इसी को शियर स्ट्रेस कहते हैं, है ना। अगर आप बुक पे ऐसे स्ट्रेस लगाने की कोशिश करिएगा, बुक देखिएगा डिफॉर्म हो जाएगा, ऐसा बन जाएगा बुक, देखिए साइड से वो ऐसा दिखेगा, एक लेयर ऊपर आगे बढ़ जाएगा, दूसरा लेयर पीछे रह जाएगा, ऐसा होता है। कोई मोटा बुक लेके दिखाते हैं आपको, देखिए ये गणित का आर डी शर्मा, ये है, देख रहे हैं, ऊपर वाला लेयर जो है थोड़ा स्लाइटली आगे बढ़ गया और नीचे वाला लेयर नीचे ही रह गया, तो बिल्कुल वैसा ही डिफॉर्मेशन दिख रहा है कि नहीं, जैसा डिफॉर्मेशन यहां दिखाएं। तो ये जो डिफॉर्मेशन होता है इसकी वजह से भी वहां स्ट्रेस डेवलप हो रहा है, वो शियर स्ट्रेस कहलाएगा। यहां पे क्या करेंगे स्ट्रेस निकालने के लिए, वही काम, ये फोर्स, और जिस एरिया पे वो एक्ट कर रहा है उस एरिया को डिवाइड कर लेंगे, यही स्ट्रेस होगा। यहां पे क्या करेंगे, वही फोर्स, और जिस एरिया पे वो एक्ट कर रहा है। ठीक है, ये हो गया 2 स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस एंड शियर स्ट्रेस। तीसरा का बहुत सारा अलग अलग नाम कहा जाता है। तीसरा जो स्ट्रेस है अपने पास, उसका नाम है, या तो उसको बल्क स्ट्रेस कहते हैं या वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस कहते हैं। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस
या फिर इसको हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस भी कहते हैं, हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस ये भी कहते हैं। बहुत सारे नाम है, कुछ भी नाम हो सकता है। कहानी सुनिए कि हो क्या रहा है वहां, वाटर लिए, वाटर के अंदर में एक बॉल को रख दिए, बॉल, तो उसमें हर पॉइंट पे बाहर से नॉर्मली लगेगा, उस पे स्ट्रेस लगेगा, हर पॉइंट पे बाहर से नॉर्मली उस पे प्रेशर एक्सर्ट कर रहा होगा कौन, लिक्विड। एज अ रिजल्ट उसके अंदर डिफॉर्मेशन आएगा, आएगा कि नहीं, उसका वॉल्यूम ही रिड्यूस हो जाएगा। इसमें लेंथ में चेंज आ रहा था, इसमें डायमेंशन में चेंज नहीं आता, उसके शेप में चेंज आता है, समझ रहे हैं? इसमें शेप चेंज हो रहा है, इसमें देखिए नॉर्मल वाला है, इसमें लेंथ खाली बढ़ या घट रहा है, शेप वही है, सिलिंड्रिकल सिलिंड्रिकल रहेगा। ये क्यूबिकल था और ये क्या कहलाता है, कुछ तो ट्रेपेजॉइडल कहते हैं शायद इसको, समझ रहे हैं? क्यूबिकल जो है वो ट्रेपेजॉइडल शेप में कन्वर्ट हो गया, तो शेप चेंज हो गया। यहां पे शेप चेंज होगा, देखो वॉल्यूमेट्रिक नहीं होगा, वॉल्यूमेट्रिक में कोई शेप चेंज नहीं होगा, सर्कुलर ही है तो सर्कुलर ही रहेगा, लेकिन उसका डायमेंशन में बदलाव आएगा। यहाँ पे वॉल्यूम में चेंज आएगा, यहाँ लेंथ चेंज होगा, तो वॉल्यूम चेंज हो रहा है, इसीलिए इसको वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, या क्योंकि वाटर की मदद से, वाटर एट रेस्ट की मदद से इस स्ट्रेस को डेवलप कर रहे हैं, इसलिए इसका नाम दूसरा क्या रख सकते हैं, हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस। और ये जो स्ट्रेस होता है ना, फोर्स बाय एरिया जब करते हैं तो ये प्रेशर के बराबर होता है, इसको हम लोग चेंज इन प्रेशर कहते हैं, चेंज इन प्रेशर। बाहर तो वो था नहीं, बाहर भी तो प्रेशर उस पर लग रहा था एटमॉस्फेरिक, उसकी वजह से तो डिफॉर्मेशन नहीं आता। क्यों? अंदर का प्रेशर और बाहर का प्रेशर इक्वल है। अब अंदर जब ले जाते हैं तो अब बाहर से प्रेशर बढ़ गया, लिक्विड एक्स्ट्रा प्रेशर लगाना शुरू किया, अंदर में वही प्रेशर है, तो एज अ रिजल्ट उसका वॉल्यूम कम होता है। अब जब वॉल्यूम कम होगा तो प्रेशर अंदर का भी बढ़ जाएगा और इक्विलिब्रियम आ जाएगा, आ जाएगा कि नहीं? अब वो रिस्टोरिंग प्रेशर और बाहर का प्रेशर इक्वल हो गया, तो यहां पे जो फोर्स पर यूनिट एरिया होता है वो चेंज इन प्रेशर लेते हैं, बाहर का प्रेशर और अंदर के प्रेशर का डिफरेंस, दैट इज चेंज इन प्रेशर, विच इज वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस या हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस। इतना कॉपी करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक और इंपॉर्टेंट चीज समझ लें यहां पर, मान लीजिए कि इसको हम ऐसे खींचें, तो यहां अगर इस तरह का एक क्रॉस सेक्शन लिया जाए, इस पे ऐसे ही फोर्स लगे, यहां पे आप देखिए जितना फोर्स ये होगा ना उतना फोर्स ये होगा, अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो होगा कि नहीं, टेंशन बराबर होगा, क्योंकि इस पे भी नेट फोर्स जीरो होना चाहिए, तो ये फोर्स F, ये फोर्स F, और इतना अगर काट के अलग करें तो ये टेंशन T और F इक्वल होगा, तभी तो ये पोर्शन इक्विलिब्रियम में है। और अगर मान लेते हैं कि ये यहां से कुछ थीटा एंगल पे है, तो आप समझ रहे हैं ये भी थीटा एंगल, क्योंकि हमने परपेंडिकुलर क्रॉस सेक्शन नहीं काटा, ऐसे साइडवेज काट दिया, तो अगर ये थीटा है, आप ऐसा भी मान सकते हैं कि ये थीटा है, तो उस केस में इधर वाले को थीटा मानना होगा, मान लीजिए यही थीटा, ये वो डायरेक्शन है जो इस क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर है। ये जो t होगा उसका एक कंपोनेंट इधर आएगा t cos थीटा, और इधर आएगा t sin थीटा। तो यहां पे आप देख रहे हैं कि जो कंसिडर्ड क्रॉस सेक्शन है उसमें दो तरह के स्ट्रेस डेवलप हो रहे हैं, एक लॉन्गिट्यूडनल या नॉर्मल स्ट्रेस डेवलप हो रहा है, और दूसरा शियर स्ट्रेस भी डेवलप हो रहा है, अलोंग द एरिया भी उस पर फोर्स लग रहा है। तो पहले बात करते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस की। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस कितना है उसमें, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस इज इक्वल्स टू t cos थीटा अपॉन एरिया। और जहां तक शियर स्ट्रेस की बात करें तो शियर स्ट्रेस कितना है,
shear stress is equals to T sin theta अपॉन एरिया। ये एरिया लेंगे, जो एरिया हमने कंसिडर किया है वो एरिया लेंगे। चलिए, एज अ रिजल्ट ऑफ दीज स्ट्रेसेस हम लोग के बॉडी में, या जिस बॉडी की बात कर रहे हैं उस बॉडी में स्ट्रेन डेवलप होता है। जैसे उसमें एलोंगेशन होता है, उसमें कॉम्प्रेशन हो सकता है, तो उसका जो इफेक्ट है, इस स्ट्रेस का जो इफेक्ट है उसको हम लोग स्ट्रेन कहते हैं। स्ट्रेन, और ये स्ट्रेन कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो ये स्ट्रेन होता है एज अ रेशियो। अच्छा एक बात बताएं, स्ट्रेस का यूनिट क्या है? फोर्स पर यूनिट एरिया है तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा। डायमेंशन भी लिख पाएंगे खुद से। स्ट्रेन आप डिफाइन करते हैं रेशियो ऑफ चेंज इन डायमेंशन बाय ओरिजिनल डायमेंशन। चेंज इन डायमेंशन टू ओरिजिनल डायमेंशन। रेशियो ऑफ चेंज इन डायमेंशन टू ओरिजिनल डायमेंशन, ये जो रेशियो है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बोलो, स्ट्रेन बोलते हैं। अब इसमें क्योंकि स्ट्रेस 3 तरह के हैं तो उनका कॉरेस्पॉन्डिंग स्ट्रेन भी 3 तरह का होगा। तो पहला हम लोग लेते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। अब ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन जो है पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है। ये हम लोग लेते हैं क्योंकि इसमें लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस के केस में लेंथ चेंज होता है, तो डेल्टा एल अपॉन एल, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ठीक है। अच्छा, तो अगर इस तरह का इसका फॉर्मूला आ रहा है तो इसका यूनिट क्या होगा? यूनिटलेस क्वांटिटी होगा कि नहीं? बोलो, इसमें कोई यूनिट नहीं होगा, डायमेंशनलेस क्वांटिटी होगा। सेकंड आता है, ये इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, शियर स्ट्रेन। शियर स्ट्रेन, शियर स्ट्रेन क्या है? इसको कैसे मेजर करेंगे? तो आप देखिएगा ध्यान से, देखिए ये पॉइंट, ये शेप था पहले, बाद में ये शेप आ गया है ना। मतलब ए था, बी था, सी और डी, तो सी और डी उसी जगह पे है। ए डैश पे चला गया और बी डैश पे चला गया। तो इसको 2 तरह से डिफाइन किया जाता है, अलग अलग बुक्स में आप देखेंगे अलग अलग तरह से डिफाइन करते हैं। एक डिफाइन करते हैं कि भाई यहां जो एंगल है ना, जितने एंगल से वो लाइन डिविएट कर गया, ए डी लाइन, ए डैश डी लाइन हो गया, तो उनके बीच में जो एंगल बना उसका tan फाई, और स्मॉल एंगल के लिए tan फाई को क्या लिखेंगे? फाई। तो ये फाई क्या हो जाएगा? बोलो, अगर मान लो x से वो डिस्प्लेस होता है, ए डैश का लेंथ x है और ये लेंथ l है, तो tan फाई x बाई l हो जाएगा। ये जो रेशियो होगा इसी को शियर स्ट्रेन कहेंगे। दूसरे बुक में ये कहा जाता है कि इट इज द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस बाय विच द अपर प्लेन शिफ्ट्स टू द लेंथ। ठीक है, एक ही बात है। अब दोनों में से किसी तरह से डिफाइन करिएगा, फाइनली यू विल रीच x बाई एल। ये हो गया शियर स्ट्रेन की बात। और एक और स्ट्रेन जो आता है उसका क्या नाम है? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, या वॉल्यूम स्ट्रेन भी कह सकते हैं, या वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कहते हैं। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या है? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज अगेन, क्योंकि उसमें वॉल्यूम में चेंज होता है तो चेंज इन वॉल्यूम बाई ओरिजिनल वॉल्यूम, ये हो जाएगा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। इतना कॉपी करिए फिर आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग देखने जा रहे हैं
नेक्स्ट हम लोग देखने जा रहे हैं इलास्टिक लिमिट। जो आगे का टॉपिक पढ़ेंगे उसको पढ़ने से पहले ये इलास्टिक लिमिट जानना जरूरी है। क्या होता है इलास्टिक लिमिट, समझिएगा। मान लेते हैं कि एक बॉडी को हमने खींचा, तो जब हम खींचते हैं तो एक ऐसा मतलब एक ऐसा लेंथ आता है, एक ऐसा उसका सिचुएशन आता है जहां तक उसमें ये टेंडेंसी बना हुआ रहता है कि वो अपना शेप पूरा पूरा रीगेन कर लेगा। ठीक है, उसके बाद अगर आप उससे भी ज्यादा खींच लेते हैं तो वापस शेप रीगेन तो करने की कोशिश करता है, लेकिन अपना पूरा शेप वापस ओरिजिनल रीगेन नहीं कर पाता, उसमें थोड़ा सा डिफॉर्मेशन रह जाता है। जैसे बलून को आप फुलाइएगा और बार बार बहुत बड़ा करके फुला के छोड़ दीजिएगा, तो आप देखिएगा कि वो पहले जितना बड़ा खरीद के लाए थे उससे बड़ा वो हो जाता है, हो जाता है कि नहीं, तो उसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन हो गया। लेकिन आप थोड़ा सा हवा दीजिए और फिर छोड़ दीजिए तो वो वापस जैसा नया लाए थे वैसे ही रह जाएगा, है कि नहीं। इसका मतलब एक पर्टिकुलर लिमिट था, उसके बाद उसमें वो परमानेंट डिफॉर्मेशन आ गया। ठीक है, उस लिमिट से ऊपर जाना मतलब परमानेंट डिफॉर्मेशन दे देना, और उस लिमिट से अंदर रहना मतलब वो अपना शेप पूरा पूरा रीगेन कर लेगा, और उसी लिमिट को हम लोग कहते हैं, क्या बोलो, इलास्टिक लिमिट। ठीक है, ये जानना जरूरी था। क्यों, आगे जो टॉपिक पढ़ेंगे उसके लिए। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग करने जा रहे हैं उसका नाम है हुक्स लॉ। हुक्स लॉ, हुक्स लॉ क्या कहता है समझिए। हुक्स लॉ कहता है विदिन इलास्टिक लिमिट, विदिन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस या स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड इन अ बॉडी, स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड in a body is directly proportional to stress. Strain produced in a body is directly proportional to stress. The strain is directly proportional to stress. तो स्ट्रेस न्यूमेरिकली ये भी कह सकते हैं, स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। स्टेटमेंट में स्ट्रेन प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेस ही कहते हैं। क्यों, क्योंकि स्ट्रेन इज द इफेक्ट, स्ट्रेस इज द कॉज। तो हमेशा इफेक्ट जो होगा वो कॉज के प्रोपोर्शनल होगा, कॉज इफेक्ट के प्रोपोर्शनल थोड़ी होगा। पहले क्या आता है, कॉज, फिर आता है इफेक्ट। आप डिफॉर्मिंग फोर्स लगाइएगा नहीं तो रिस्टोरिंग फोर्स आएगा नहीं, रिस्टोरिंग फोर्स आएगा नहीं तो स्ट्रेस डेवलप होगा नहीं, स्ट्रेस डेवलप होगा नहीं तो स्ट्रेन कहां से आएगा। तो स्ट्रेन इज द इफेक्ट एंड स्ट्रेस इज द कॉज। दैट इज व्हाई जो स्टेटमेंट लिखते हैं उसमें लिखते हैं स्ट्रेन इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेस, लेकिन न्यूमेरिकली तो ऐसा भी लिखने में कोई दिक्कत नहीं। तो इसका मतलब है कि स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन एक कांस्टेंट आना चाहिए। आना चाहिए। तो हमने तीन तरह के स्ट्रेस पढ़े, तीन तरह के स्ट्रेन पढ़े, तो ये कांस्टेंट भी तीन तरह का होगा। इसका नाम है मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। क्या नाम है, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। इसको कॉपी करें फिर आगे बढ़े। हाँ भाई, तो आगे बढ़ते हैं। तो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी जो है जनरली उसको ई से रिप्रेजेंट कर दिया जाता है, जनरल मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी को। वो क्या होगा, वो होगा स्ट्रेस अपॉन। अच्छा, अगर ऐसा है तो आप बताएं ई का डायमेंशन क्या हो।
स्ट्रेस का डायमेंशन होगा कि नहीं होगा, और ई का यूनिट क्या होगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, आएगा कि नहीं आएगा, ये हो गया। अच्छा ये बात हम लोग को पता कैसे चला, तो एक एक्सपेरिमेंट करेंगे, मान लो कि एक स्टील वायर ही ले लें, स्टील का रॉड ले लें और उस पर मशीन के थ्रू लोड देना शुरू करें, और यहां पे हम लोग के पास एक मेजरिंग स्केल, और हम ये देखें कि इसमें कितना एक्सटेंशन हो रहा है। तो अगर इसका एक्सटेंशन और लोड में एक ग्राफ बनाए, जैसे जैसे हम लोड बढ़ाते हैं वैसे वैसे इसका एक्सटेंशन बढ़ता जाए, तो ये अपने आप प्रूफ हो जाएगा, हुक्स लॉ प्रूफ हो जाएगा, एक्सपेरिमेंटली उसका वेरिफिकेशन हो जाएगा। कैसे, एक्सटेंशन मतलब डेल्टा एल, अगर डेल्टा एल एफ के प्रोपोर्शनल है तो बाकी सब कुछ तो कांस्टेंट है ना, डेल्टा एल अपॉन एल, एल तो फिक्स है उसका, ओरिजिनल लेंथ तो होगा वो ऑलमोस्ट फिक्स रहेगा, क्योंकि डेल्टा एल बहुत बड़ा चेंज थोड़ी लाएगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि 1 मीटर का वायर है और आप लोड लगा के 2 मीटर का उसको कर दें, कर सकते हैं क्या, एटलीस्ट विद इन इलास्टिक लिमिट नहीं कर सकते। 1 मीटर के वायर को 2 मीटर बनाने के लिए आपको उसको पतला वायर बनाना होगा, तो उसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन करना होगा, करते हैं हम लोग, एक डक्टिलिटी नाम का प्रॉपर्टी पढ़े है ना, डक्टाइल होता है ना मेटल, तो डक्टाइल का मतलब क्या होता है, इट कैन बी ड्रॉन इनटू वायर। तो अगर मेटल ब्लॉक को वायर बना रहे हैं तो उसका मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया को बहुत ही कम करके और लेंथ को बहुत बड़ा कर रहे हैं, लेकिन वो परमानेंट डिफॉर्मेशन के केस में हो सकता है, इलास्टिक लिमिट के अंदर ये होना पॉसिबल नहीं, ठीक है भाई। तो विद इन इलास्टिक लिमिट डेल्टा एल जो होगा वो बहुत छोटा होगा, इसलिए उसके ओरिजिनल लेंथ में बहुत खास बदलाव नहीं आएगा। तो मान लीजिए ऐसे हम लोग उसको डायग्राम से दिखाने के लिए ऐसे दिखाएं, यहाँ भाई इस पे वेट बढ़ाते जा रहे हैं बढ़ाते जा रहे हैं, और यहाँ पे जो स्केल है उसमें उसका लेंथ बढ़ा हुआ दिख रहा है, तो डेल्टा एल अपॉन एल इज प्रोपोर्शनल टू एफ वाई, क्रॉस सेक्शनल एरिया में भी बहुत बदलाव नहीं आएगा, तो वहां से स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेस प्रूफ हो जाता है, ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन है। ये तो हो गया एक्सपेरिमेंटली हम लोग कैसे पता करेंगे कि स्ट्रेन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेस। अब टाइप्स ऑफ मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, ये हो गया आपका मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। क्या क्या है टाइप्स ऑफ मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी? फर्स्ट टाइप, फर्स्ट टाइप को हम लोग बोलते हैं यंग्स मॉड्यूलस। यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, इसको y से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये क्या होगा, ये होगा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। मतलब y को अगर लिखना चाहे तो ऐसा लिखेंगे, F अपॉन एरिया अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन मतलब डेल्टा एल बाई एल। तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, एफ एल अपॉन ए डेल्टा एल। ये हो गया यंग्स मॉड्यूलस। इसके लिए डायग्राम वही होगा जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस में बनाए थे, है कि नहीं। नेक्स्ट सेकेंड आता है मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। रिजिडिटी का मॉड्यूलस की बात करें, इसको ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं, ईटा।
कई बार जी से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, कहीं कहीं देखिएगा जी से, ठीक है, जी से ही कर देते हैं। ईटा जो है अभी कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को रिप्रेजेंट करेंगे, जी से कर लेते हैं, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। इसमें क्या होगा, ये भी फोर्स अपॉन एरिया अपॉन एक्स बाई एल, तो क्या हो जाएगा एफ एल बाई ए एक्स, ये जी। ये हो गया। थर्ड पे आ जाते हैं, इसके लिए डायग्राम वही होगा जो शेयर स्ट्रेस में ड्रॉ किया, एक्स क्या है लेके आए, सब तो आप लोगों को क्लियर ही है। थर्ड अब आ जाता है बल्क मॉड्यूलस। तो मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी इज बेसिकली शियर स्ट्रेस रेशियो ऑफ शियर स्ट्रेस एंड शियर स्ट्रेन, समझ रहे हैं। बल्क मॉड्यूलस जो है उसको बी से डिनोट करते हैं, एंड इट इज प्रेशर अपॉन डेल्टा वी बाई वी। और कई बार इसको प्रेशर मतलब फोर्स बाई एरिया, आपको बताया था कि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस के केस में जो फोर्स स्ट्रेस आता है उसी को प्रेशर कहते हैं, या चेंज इन प्रेशर। कई बार इसको डीपी या डेल्टा पी से भी डिनोट किया जाता है, डेल्टा पी चेंज इन प्रेशर। लेकिन तब उस केस में यहां पे एक माइनस साइन भी दिया जाता है, क्योंकि बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकता। और इसको समझने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए आप एयर से वाटर में ले जाते हैं बॉडी को, अगर बॉडी को आप कहां से कहां ले जाते हैं, एयर से वाटर में, तो क्या हो रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है, तो उस केस में वॉल्यूम क्या हो रहा है, घट रहा है। और आप एयर में रखें, सॉरी वाटर में रखें और वाटर से एयर में ले जा रहे हैं, तो प्रेशर घट रहा होगा। वाटर से एयर में लाएंगे तो प्रेशर क्या होगा, घटेगा, और प्रेशर घटेगा तो वॉल्यूम एक्सपैंड कर जाएगा थोड़ा। तो जब भी डेल्टा पी को आप पॉजिटिव रखते हैं, डेल्टा वी नेगेटिव आ रहा है, डेल्टा वी को नेगेटिव रख रहे हैं, डेल्टा पी पॉजिटिव आ रहा है, मतलब दोनों एक दूसरे का उल्टा हो रहा है। डेल्टा पी पॉजिटिव, डेल्टा वी नेगेटिव, डेल्टा पी नेगेटिव, डेल्टा वी पॉजिटिव, है ना। इसलिए वो माइनस एक बीच में है, ताकि वो बल्क मॉड्यूलस को क्या बना सके, बोलो पॉजिटिव बना सके। तो आप देखेंगे यहां से हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, डेल्टा पी इक्वल्स टू बल्क मॉड्यूलस टाइम्स डेल्टा वी अपॉन। इसमें डायग्राम वही बनेगा जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस या स्ट्रेन में बनाए। समझ में आया, जल्दी से कॉपी करिए। चलिए भाई, अच्छा एक चीज आप ध्यान रखिएगा, कहेंगे आप बुक में यहां देखिएगा G इक्वल्स टू F बाई ए बाई फाई या थीटा, ऐसा लिखा हो रहेगा। अभी जो हमने फाई बनाया था ना, आपको बताया था कि tan फाई और फाई बराबर है, और फाई इक्वल्स टू x बाई एल है, इसीलिए वो थीटा भी रहता। तो घबराना नहीं कि सर ये नया क्या चीज आ गया, वही है। उसके अलावा बल्क मॉड्यूलस में, अच्छा इन सब का यूनिट क्या होगा, सेम होगा, हम बात कर चुके हैं कि स्ट्रेस का जो डायमेंशन होगा वही इनका डायमेंशन होगा, यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा, तो ये तो बात खत्म ही होगी। बल्क मॉड्यूलस में एक चीज और है, बल्क मॉड्यूलस को हम लोग का जो रेसिप्रोकल है उसको कॉम्प्रेसिबिलिटी कहते हैं। अच्छा कहीं कहीं बल्क मॉड्यूलस को ना के से ऐसे कप्पा से डिनोट करता है, और अब के और कप्पा में आप लोग इतना बड़ा डिफरेंस लिख नहीं पाते हैं, इसलिए हम लोग बी से डिनोट करेंगे। देखिएगा नेक्स्ट चीज बल्क मॉड्यूलस हो गया कॉम्प्रेसिबिलिटी। ध्यान से देखना, मान लो हमने कुछ प्रेशर लगाया दो अलग अलग बॉडी पे, अच्छा जिसका डेल्टा भी जितना अधिक होगा कहेंगे कि वो उतना ज्यादा कॉम्प्रेसिबल। समझ, ध्यान से सुनिए, एक ही प्रेशर हमने चेंज किया, दोनों में दो बॉडी लिए और दोनों में सेम अमाउंट से प्रेशर को चेंज किया। अब जो जिसका वॉल्यूम जितना ज्यादा डिक्रीज हो जाएगा वो उतना ज्यादा कॉम्प्रेसिबल है, क्योंकि चेंज दोनों में बराबर है। भाई जो है एकदम सिकुड़ गया, मतलब उसका डेल्टा भी बहुत ज्यादा है, मतलब वो बहुत हाईली कॉम्प्रेसिबल। ऐसा कब हो सकता है, डेल्टा भी ज्यादा कब हो सकता है, जब बी कम हो। समझ रहे हैं, क्योंकि डीपी आप दोनों के लिए सेम रख रहे हैं, तो जिसका बल्क मॉड्यूलस कम होगा उसके लिए डेल्टा वी अधिक होगा, कि वी सेम होगा। आइडेंटिकल बॉडीज लेंगे ऑब्वियसली, शुरुआत में वॉल्यूम दोनों का बराबर लेंगे, है ना। आइडेंटिकल बॉडीज इन द सेंस कि उनका वॉल्यूम बराबर होगा, मटेरियल अलग अलग होगा, ठीक है।
तभी तो बल्क मॉड्यूलस अलग होगा। और जिसका बल्क मॉड्यूलस ज्यादा है, वॉल्यूम दोनों का सेम है, बल्क मॉड्यूलस ज्यादा है तो डेल्टा वी कम होगा, कॉम्प्रेसिबिलिटी कम। तो आप समझ रहे हैं कॉम्प्रेसिबिलिटी और बल्क मॉड्यूलस का इनवर्स रिलेशन है कि नहीं? जितना ज्यादा बल्क मॉड्यूलस उतना कम कॉम्प्रेशन, उतना कम कॉम्प्रेसिबिलिटी। इसीलिए हम लोग कॉम्प्रेसिबिलिटी डिफाइन करते हैं एज रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉड्यूलस। बल्क मॉड्यूलस का जो कॉम्प्रेसिबिलिटी है, सॉरी बल्क मॉड्यूलस का जो रेसिप्रोकल है उसी को हम लोग कॉम्प्रेसिबिलिटी कहते हैं। और इसको हम लोग कैसे डिनोट करेंगे? कॉम्प्रेसिबिलिटी K इक्वल्स टू 1/B बल्क मॉड्यूलस। ऐसा ये हो गया कॉम्प्रेसिबिलिटी। जल्दी से इसको लिख लीजिए, इसके आगे की कहानी को देखेंगे, पहले इतना कॉपी कर लीजिए। चलिए भाई, अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है पॉइजन्स रेशियो। पॉइजन्स रेशियो देखो, देखिए क्या होता है ये। मान लीजिए कि एक वायर है, एक रॉड है, इसको आपने स्ट्रेच किया, खींचा, तो हमने जैसा बात किया था कि लेंथ तो बड़ा होगा लेकिन उसके साथ साथ उसका डायमीटर, रेडियस या क्रॉस सेक्शनल एरिया रिड्यूस होगा, हुआ कि नहीं होगा? तो देखिए यहां जो स्ट्रेन डेवलप हो रहा है ना, दो तरह का स्ट्रेन डेवलप हो रहा है। एक की तो चर्चा हमने की लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, और वो क्या है? डेल्टा एल अपॉन एल। यहां पे एक दूसरा स्ट्रेन भी है और वो है लैटरल स्ट्रेन। लैटरल स्ट्रेन एरिया में जो स्ट्रेन डेवलप होता है तो उसको हम लोग मेजर करते हैं एज रेशियो ऑफ चेंज इन डायमीटर अपॉन ओरिजिनल डायमीटर। इस तरह से आप चेंज इन रेडियस में ओरिजिनल रेडियस भी यूज करें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम लोग यही स्टैंडर्ड लेके चलते हैं। लैटरल स्ट्रेन में डेल्टा डी बाई डी और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन में डेल्टा एल बाई एल। लैटरल स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का जो रेशियो है ना, इसको लिखते हैं रेशियो ऑफ लैटरल स्ट्रेन एंड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पॉइजन्स रेशियो। तो रेशियो ऑफ लैटरल स्ट्रेन एंड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, इसको सिग्मा से मान लो डिनोट करने, तो लैटरल स्ट्रेन क्या हो गया? देखो इसमें हम लोग एक माइनस भी लगाते हैं, क्यों लगाते हैं अभी बताएंगे, समझिएगा। पॉइजन्स रेशियो में भी हम लोग पॉजिटिव रखना चाहते हैं बाय डेफिनेशन। तो थ्योरेटिकली सोचो कि क्या होना चाहिए अगर डेल्टा एल को पॉजिटिव रखेंगे, मतलब लेंथ को बढ़ा रहे हैं तो डेल्टा एल पॉजिटिव, तो उस समय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन तो पॉजिटिव होगा, लेकिन क्या डिक्रीज हो रहा होगा? डायमीटर डिक्रीज हो रहा होगा, तो डेल्टा डी बाई डी यानी लैटरल स्ट्रेन क्या होगा? वो नेगेटिव हो जाएगा। अगर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन पॉजिटिव है तो लैटरल स्ट्रेन नेगेटिव होगा। इनका रेशियो करेंगे तो रेशियो तो नेगेटिव आएगा, बट हम लोग नहीं चाह रहे हैं कि इसका रेशियो नेगेटिव आए, हम चाहते हैं कि ये पॉजिटिव आए, इसलिए एक आगे पहले से माइनस लगा के रखेंगे, है ना। सो सिग्मा इक्वल्स टू माइनस डी बाई डी अपॉन डेल्टा एल बाई एल, ये जो है पॉइजन्स रेशियो, इतना कॉपी